जय हिंद साथियों, अनुज मौर्य मैं आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताएं आप लोग कैसे हैं। और आप लोग को पता ही है कि आपकी एग्जाम डेट आ गई है, तो अब आप लोगों का कैसा मूड है तैयारी का, बताएंगे आप लोग। और कितनी तैयारी आप लोगों की हो चुकी है उसके बारे में भी आप लोग बताएंगे जल्दी से। और इसी के साथ शुरुआत करेंगे आज की सेशन की। और एक चीज़ और आपसे बात करनी थी थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली मेरा जो है बीपीएससी हुआ है, प्री मेंस और इंटरव्यू की बारी है। तो थोड़ा सा मुझे भी समय निकालना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपनी तैयारी के लिए इंटरव्यू की। तो तुम्हारी जो क्लासेस हैं उस थोड़ा सा जरूर हम डिले करेंगे, ठीक है? क्योंकि इतना थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की समस्या हमारे साथ आएगी। बट ये आपसे वादा है कि आपका सिलेबस जितना मैंने बताया है उतना मैं आपका कवर करूंगा। अब आपका सिर्फ जो आपका जूलॉजी में 2 लेक्चर और एग्रोनॉमी में बचे हैं और केमिस्ट्री बचा है, ठीक है? तो आपके पास अभी मान के चलो कि समय तो आपके पास है ही है, ठीक है? जनवरी से अगर अभी स्टार्ट करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपका प्रैक्टिस सेट जो 9 बजे वाले रात में होता है वो कंटिन्यू चले, ठीक है? और प्लस आपका एग्रोनॉमी खत्म कर दें 2-3 दिन में, एक्स्ट्रा क्लास लेकर, यानी कि एक्स्ट्रा क्लास लेकर 2-3 घंटे की हम इकोनॉमी खत्म कर लेंगे। और बाकी केमिस्ट्री धीरे धीरे हम आपको पढ़ाते रहेंगे, ठीक है? बस थोड़ा सा आप लोग भी कॉपरेट करिएगा। बाकी आपका सिलेबस तो पीछे है नहीं, बिल्कुल भी पीछे आपका सिलेबस नहीं है। जितना मैंने आपसे बताया था उतना आपका कवर कर रहे हैं। हाँ, बस ये जरूर है कि प्रहार बैच जो एग्जाम डेट के जस्ट बाद मैंने स्टार्ट करने की बात कही थी रिवीजन के तौर पर, ठीक है? जो मैंने आपसे प्रहार बैच बताया था कि हम जस्ट बाद में स्टार्ट करेंगे जैसे एग्जाम डेट आएगी, लेकिन प्रहार बैच में अभी क्लासेस हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका वजह पता है उसकी वजह क्या है। इसी वजह से प्रहार बैच में क्लासेस तो नहीं होंगी अभी, लेकिन आपका जो ये है जो सहयोग बैच इसे कंप्लीट कराएंगे, इसे हम पहले ही कंप्लीट कराएंगे। इसमें कौन। हाँ, हिंदी की बात रही तो हिंदी के लिए मैंने जो प्लेलिस्ट ऐड की है ज्ञान सिंधु सर की, उनसे आप हिंदी पढ़िए। आप हिंदी उनसे पढ़िए, वो पूरी प्लेलिस्ट आपकी हिंदी की है। बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं ज्ञान सिंधु सर, उनसे बात हुई है मेरी। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, आराम से उनसे कवर कर सकते हो, ठीक है? आप उनसे हिंदी आप वहां से कवर करिए आराम से। हाँ, मॉडल पेपर हल करा दो। मॉडल पेपर की बात रही तो वो हम करवाएंगे, लेकिन बीच में थोड़ा सा मुझे समय चाहिए। अगर मेरा इंटरव्यू जो होने वाला है, अगर उसकी एग्जाम डेट आ गई, मुझे जैसा लग रहा है कि हो सकता है 10 से 15 दिसंबर में इंटरव्यू होगा मेरा, ठीक है? तो मुझे भी उसकी भी प्रिपरेशन करनी है वो थोड़ा सा, ठीक है? तो इसीलिए आपके मॉडल पेपर वगैरह इसके बीच में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है मेरे लिए, ठीक है, कि हम करा पाए, क्योंकि आपको भी पता है समय बहुत लगता है इन चीज़ों में करने के लिए, ठीक है? लेकिन आपके एग्ज़ाम से पहले-पहले हम करवाएँगे, ऐसा नहीं है कि हम करवाएँगे नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमें पूरा समय इसी में देना है, ठीक है? हाँ, किसका है इंटरव्यू? योगेश जी शायद आप हमारे उससे नहीं जुड़े हैं, अ, व्हाट्सएप ग्रुप की, ठीक है? वरना आपको पता होता कि किसका इंटरव्यू है। एक्चुअली मेरा बीपीएससी में जो है ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के पद पर जो है उसका प्री मेंस हुआ था, वो निकल गया है। अब इंटरव्यू देना है, इसीलिए जो है आपकी क्लासेस मुझे डिले करना ही है। इसी वजह से आपकी क्लासेस जो थोड़ा-सा डिले करनी है, ठीक है? इसी वजह से, ठीक है? बाकी आपका सहयोग बैच जो चल रहा है उसमें क्लासेस तो आपकी प्रॉपर चल ही रही हैं, ठीक है? उसकी तो आपकी क्लासेस प्रॉपर ही चल रही हैं, उसमें तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, आपका सिर्फ केमिस्ट्री बचा है और एग्रोनॉमी चल ही रहा है। तो एग्रोनॉमी के लिए हम एक्स्ट्रा क्लास लगा के आपको कवर करेंगे, ठीक है? कि मान लो कि शाम को 2-3 घंटे लगा दिए एक्स्ट्रा क्लास, सुबह में लगा दिए, वो आपका एग्रोनॉमी कवर कर लेंगे। उसमें है ही कि 5-6 लेक्चर हैं इसके अंदर एग्रोनॉमी में, ठीक है? चलो, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं बेहतर तरीके से, इसको बेहतर बनाते हैं। तो भैया यहाँ पर देखो, अम्ल, क्षार और लवण। क्या अम्ल, क्षार और लवण ये क्या होते हैं, ठीक है? अम्ल, क्षार और लवण। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ऐसा मत सोच लेना कि सर कराएंगे नहीं। जितना आपको करवा दिया है उतना आपको करके तैयार रखना है, ठीक है? हमें चाहे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, हम करेंगे, लेकिन आपका सिलेबस नहीं छोड़ेंगे। ये ध्यान रखना, हम आपका सिलेबस बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल हमारे माइंड में सिलेबस आपका रहेगा। बिल्कुल आप इससे निश्चिंत रहें, ठीक है? जो आपसे मैंने वादा किया है उसे निभाऊंगा। वो बहुत पहले से मुझे इसके बारे में थोड़ा सा आशंका थी,
इसीलिए मैंने सिलेबस पहले स्टार्ट भी किया था सहयोग बैच में कि पहले से सिलेबस कवर कर लेंगे, लास्ट में समय अगर कम बचा तब भी हम मैनेज कर पाएंगे। तो वही समय है कि हम कम, आपका सिलेबस भी कम छोड़े हैं, सिर्फ आपका केमिस्ट्री इकोनॉमी छोड़े हैं बस। ठीक है, वो भी केमिस्ट्री को अगर कवर करना चाहते हो जाता, लेकिन मैं चाह रहा था कि उसको सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा, मतलब चैप्टर वाइज थोड़ा थोड़ा करके चलें आराम से, इसीलिए, वरना ये तो कब का खत्म हो जाता केमिस्ट्री भी। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, तो बिल्कुल आप ऐसा मत सोच लेना कि बिल्कुल सर छोड़ देंगे, ऐसा नहीं छोड़ेंगे हम, छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं आज का सेशन। अम्ल, लवण और क्षार के बारे में पढ़ते हैं हम लोग आज। तो जो हमारे अम्ल होते हैं, अम्ल, तो अम्ल की अगर बात करें, ठीक है, अम्ल की अगर बात करें अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वह यौगिक है, अम्ल जो है वह यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। ये कैसा आयन है? ये हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन है। क्या है? हाइड्रोजन। हाँ, एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट है। मैं बोला ना आपका कि केमिस्ट्री और एग्रोनॉमी बचे हैं और 2 लेक्चर आपके जूलॉजी में बचे हैं। केमिस्ट्री में आपका लगभग लगभग 30-25 नंबर तक आप कंप्लीट हो चुके हो। 25 से 30 नंबर तक आप कंप्लीट हो चुके हो, क्योंकि आपका 15 नंबर का कार्बनिक आता है। ठीक है, तो आप 25 से 30 के बीच में कवर हो, 25 से 30 के बीच में आराम से कवर हो चुके हो अब तक। ठीक है, थैंक यू चौधरी जी। देखो, तो अम्ल वह यौगिक हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन देते हैं। H+ आयन देते हैं। ये किसने कहा था? ये अर्नहीनियस ने कहा था। एक अर्नहीनियस नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था भैया अम्ल क्या है? अम्ल वह यौगिक होते हैं, ठीक है, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है? अर्नहीनियस ने कहा था। नेक्स्ट देखो आगे, इसकी एक और डिफिनीशन हम दे सकते हैं, जैसे ये स्वाद में, ये पदार्थ, वे पदार्थ जो जिनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, तथा जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, इसको नीले को लाल कर देते हूं। ठीक है, तो अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, तथा ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ब्लू को रेड में बदल देते हैं, वो होते हैं एसिड। ये क्या है? ये हमारे एसिड होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ब्लू को ऐसे याद रखना, ब्लू को ऐसे BRA, बी BRA से आप याद रखिएगा, ऐसे अच्छे तरीके से भूलोगे नहीं, इसको याद रखना BRA मतलब ब्लू जो लिटमस है, ब्लू को जब रेड में चेंज कर देता है तो वो बन जाता है हमारा एसिड। तब क्या बनता है? एसिड बनता है। जब ब्लू को रेड में चेंज कर देगा तो वो एसिड होगा। इसको BRA से याद रख सकते हो, BRA, या फिर कोई दूसरी भी ट्रिक आप बना सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगे वो बनाइए। ठीक है, आगे बात समझ में? इसको इसको ऐसे याद रखना, BRA। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसका उदाहरण लिखा है। इसके क्या लिखे उदाहरण? ये क्या है? देखो, इसका बोला गया है कि भैया ये क्या होते हैं? जल में घुलकर, जब ये जल में वियोजित होगा, जब आपका HCl है जल में वियोजित होगा, तब क्या होगा? लिटमस भैया सूचक के तरह के काम करता है। क्या? जो आपका लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर होता है, हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लिटमस पेपर। ठीक है, अब देखो ये क्या है? HCl जो होता है वो H जो है हाइड्रोजन आयन में टूटता है, और क्लोरीन जो है माइनस आयन में टूट जाता है। तो ये H आयन जो आ रहा है ना, ये यही क्या है? ये अम्ल है। यानी कि वे यौगिक जो जल में घुलकर H आयन देते हो, उनको हम बोलेंगे क्या? अम्ल बोलेंगे। उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। नेक्स्ट क्या है? H2SO4। जो H2SO4 होता है वो भी क्या है? ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा? 2H+ में, प्लस सल्फेट में, और सल्फेट की संख्या कितनी होती है मूलक की? संयोजकता -2 होती है। ठीक है, तो ये इसमें, ठीक है, H2SO जो है टूटेगा तो
ये अपना जो है अलग-अलग हो जाएँगे, ठीक है? आ गई समझ में? मतलब कि ये जो आपका आयन ये निकल के आ रहा है ना, हाइड्रोजन आयन, मेन खेल इसी का है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, सिरके में एसिटिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल, ठीक है? सिरके में जैसे कि सिरके में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे एग्ज़ाम्पल में पूछ लिया जाए कि एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो बताओगे सिरकी में जो सिरका जो होता है ना, सिरका, तो सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। इमली में कौन-सा अम्ल होता है? टार्टेरिक अम्ल होता है। नींबू में कौन-सा अम्ल होता है? बहुत पूछा जाता है। ठीक है? तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन करे जाएँगे। अब बात करेंगे अम्ल के प्रकार। जब बात आती है अम्ल की प्रकार की तो याद रखना क्या आएगा? तो प्रबल अम्ल होते हैं क्या? प्रबल अम्ल होते हैं वे अम्ल जो पूर्णतः कैसे? जो कंप्लीट क्या होता है? हर आते हैं। क्या योगेश जी आप कह रहे हैं? क्या होता है हर आते हैं मतलब समझे नहीं आपकी बात को प्लीज पूरा लिखें एक बार। प्रबल अम्ल का मतलब क्या है? वे अम्ल जो पूर्णतः वियोजित या अधिक आयनीकरण होते हैं, मतलब कि जो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए उन्हें प्रबल कहते हैं। ऐसे अम्ल जो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए यानी टूट जाए या फिर आयनित हो जाए उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम प्रबल अम्ल बोलते हैं। क्या? प्रबल अम्ल बोलते हैं। जैसे HCl, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, फिर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है? ये जब टूटते हैं ना जैसे HCl देखो, जब HCl टूटेगा, HCl जब टूटता है तो कैसे टूटता है? तो ये H प्लस में टूटता है प्लस Cl माइनस में टूटता है। तो ये कैसे टूट रहे हैं? तो ये पूर्णतः कंप्लीट रूप से वियोजित हो रहे हैं। ठीक है? और अधिक आयनित हो जाते हैं और अधिक आयनित होते हैं। इनको हम बोलेंगे। ठीक है? हाँ, साइट्रिक अम्ल। तो ये हाइड्रोनिक अम्ल है। HNO3 जो होता है नाइट्रिक अम्ल होता है। H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। H2SO4 जो होता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। योगेश जी जो जॉब होती है हर बार नहीं आती हैं, बहुत कम ही समय पर आती हैं। अब अपने यूपी की बात करें 2018 में आई थी, उसके बाद अब 2024 में आई हैं। ठीक है? उसका फॉर्म पड़ा, उसका भी है मेरा। ठीक है? तो ये वैकेंसी है अपने यहाँ, बहुत देर में आती हैं और 3 दिन 4 4 साल लग जाएं तब आती हैं। इतना आसान नहीं है भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल। एक होते हैं हमारे प्रबल अम्ल, मैंने बता दिया। दूसरे होते हैं दुर्बल। क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। अमित कुमार जी भैया इसका जो PDF है ऑलरेडी मिलता है, मैं कभी बोला ही नहीं आप लोगों को। आपको ये PDF मिलेगा, इसका PDF मिलेगा, आप क्यों इतना परेशान हो? आप चेक नहीं करते हो क्या PDF मिलता है? ठीक है? चलो, तो ये क्या है? दुर्बल अम्ल। ये जो दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल, इनको समझो पहले। दुर्बल अम्ल क्या है? तो ऐसे अम्ल जो कि आंशिक रूप से, कैसे? पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, आंशिक रूप से होते हैं। कैसे? आंशिक रूप से, जैसे कि हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, और कार्बोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और हाइड्रोजन बोरेट। ध्यान रखना अगर प्रबल अम्ल होगा, प्रबल अम्ल, तो हमेशा उसके साइड में H आपको शुरुआत में मिलेगा ही मिलेगा, अगर ज्यादातर प्रबल अम्ल की बात करें। ठीक है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है अम्ल की भास्मिकता क्या है? क्या है अम्ल की भास्मिकता? क्या होती है? तो यह मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। तो किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित विस्थापनीय या त्याग करने वाले हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को उसे अम्ल की भास्मिकता कहते हैं, यानी कि उसकी क्षारकता कहते हैं।
इसे बोलेंगे अम्ल की क्षारकता। जो अम्ल की क्षारकता होती है तो ये बताती है भैया कोई भी अम्ल है उसमें एक अणु में उपस्थित जो भी त्याग करने वाले हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, जो भी हाइड्रोजन परमाणु त्याग करेंगे जितने भी, वही संख्या क्या कहलाएगी, हमारी क्षारकता कहलाएगी। इसी से फार्मूला हमारा बना है अम्ल की भास्मिकता या अम्ल की क्षारकता बराबर अम्ल का अणुभार बटे अम्ल का तुल्यांकीय भार। ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं एक बार। नेक्स्ट देखो अम्लों के सामान्य गुण। जो अम्ल होते हैं हमारे उनके सामान्य गुण कौन कौन से होते हैं, यानी कि अम्लों का नेचर कैसा होता है। तो यहां से ध्यान से देखिएगा क्योंकि जब आपसे पूछेगा क्या होता है जब, तो वहां पर आपसे क्वेश्चन करेगा। यहां से ये जल में विलय होकर हाइड्रोजन गैस देते हैं। जब ये जल में विलय होते हैं तो हाइड्रोजन देते हैं, क्या हाइड्रोजन H प्लस देते हैं। यानी जब जल में विलय होंगे, जब टूटेंगे तो आपको क्या देंगे, H प्लस देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये क्षारों और क्षारीय ऑक्साइडों को उदासीन कर लवण और जल देते हैं। यानी कहने का मतलब है ये कि भैया ये क्या हमारा क्षार है, जब क्षार के साथ कोई अम्ल की अगर हम क्रिया कराएंगे तो वो उदासीनीकरण कहलाएगी और इसके फलस्वरूप हमारा क्या बनेगा, लवण बनेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो NaCl क्या है, एक लवण है। जब अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं उदासीनीकरण और जल बनता है। और क्या बनता है, जल बनता है। इस क्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। आगे बात समझ में, बताओ बात समझ में आई। अब ये कैसे आया है, देखो यहाँ से N आया है, यहाँ से C आया, यहाँ पर आ गया, फिर H2 दो H है, दो H यहाँ पर है, O यहाँ पर है, O यहाँ पर है, यानी समीकरण हमारा बैलेंस है। तो ऐसे इसका समीकरण बैलेंस भी चेक किया जाता है। नेक्स्ट देखो भैया, नेक्स्ट ध्यान से देखना, ये क्या होता है, ये कार्बोनेट था बाइकार्बोनेट से क्रिया कर, ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से जब क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। जैसे जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट दिया है, क्या दिया गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट आपको दिया गया है। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट जब है, जब किससे क्रिया करेगा, ये क्रिया करेगा अम्ल से। तो आपसे पूछेगा क्या होता है जब में, जब हम किसी अम्ल की कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ जब क्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सी गैस निकलेगी। वहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर कह रहा है कि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट तो यहाँ पर क्या लिखा, मैंने मान लिया इसको कार्बोनेट, ये हमने पहले कार्बोनेट ले लिया सोडियम कार्बोनेट। इसके साथ जब हम जल की क्रिया उसकी क्रिया कराएंगे इसकी अम्ल की तो क्या बनेगा, तो इससे बनेगा हमारा NaCl, NaCl बन गया, प्लस और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, प्लस जल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हाँ। अब देखो यहाँ पर अगर जल बना, मान लो यहाँ पर मैंने जल बना दिया। अब देखो कि हमारे जो समीकरण है, हमारे समीकरण अब बैलेंस करो, क्या जितने हमारे हाइड्रोजन इधर हैं उतने हाइड्रोजन इधर हैं, नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। क्लोरीन जितने हैं यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, एक, यहाँ पर क्लोरीन कितना, एक, यहाँ पर सोडियम कितने हैं, दो हैं, यहाँ पर सोडियम एक है, तो यहाँ पर सोडियम दो होने चाहिए थे, क्लोरीन कितने होने चाहिए थे, दो होने चाहिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे 2 से आगे लिख देंगे, यानी कि हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, दो, तो दो हाइड्रोजन यहाँ पर, क्लोरीन कितने हो गए, दो, दो क्लोरीन अगर यहाँ पर लाने तो मैं तो यहाँ पर दो लिखना होगा क्योंकि सोडियम हमारे दो हैं ऑलरेडी। तो ऐसे आपको समीकरण भी बैलेंस करना होता है। आप सिर्फ इतना याद रखें कि जब इनकी क्रिया होती है तो क्या क्या बनता है, उसके बाद समीकरण आपको बैलेंस कर लेना है कि जितने इधर होंगे उतने ही तत्व इधर होंगे, उनमें कोई कमी नहीं आने वाली है। ठीक है, इसी प्रकार से बाइकार्बोनेट के साथ करेंगे, जब बाइकार्बोनेट के साथ जब हम क्रिया कराएंगे तो ठीक इसी प्रकार से हम बाइकार्बोनेट को भी ध्यान रखेंगे। क्या ऐसे करा रहे हैं, तो NaCl बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो यही पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो किसमें बनती है, जब हम बाइकार्बोनेट को अम्लों के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, तो क्या होता है जब में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, ये अम्ल कुछ धातुओं से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। आपसे कहेगा जब अम्ल धातुओं से क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, सिद्ध कीजिए। देखो, जब अम्ल अम्ल धातु, धातु क्या है, जिंक, जिंक एक धातु है, जिंक एक धातु है, सभी को पता है। तो जिंक के साथ अगर हम किसकी क्रिया करेंगे,
हम क्रिया कराएंगे अम्ल की। तो अम्ल कौन सा लिया मैंने, HCl ले लिया। जब HCl लेंगे तो ZCl2 बन जाएगा, ठीक है, यानी कि जेड जिंक क्लोराइड बनेगा। तो जिंक क्लोराइड तो यहाँ हो गया, बचा क्या हमारा, बचा यहाँ पर हाइड्रोजन। क्या बचा, हाइड्रोजन गैस बची है। तो इस हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, यहाँ तक कोई समस्या परेशानी अगर आपको हो। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया आपको, ये कैसे आया है। अगर यहाँ तक समझ में ना आया हो ये कैसे आया है, प्लीज थम्स अप कर दें अगर आपको समझ में नहीं आया है कि ये कैसे आया है। हाँ, हाइड्रोजन नहीं समझ में आया क्या, ये हाइड्रोजन गैस नहीं समझ में आई। हाँ योगेश जी, क्या गलत है इसमें भैया बताओ, इसमें क्या गलत है, बताओ योगेश जी इसमें क्या गलत है। आपने लिखा है ये गलत है, प्लीज बताएं इसमें क्या गलत है। शिवम कुशवाहा जी, इंपॉर्टेंट के ऊपर ऑलरेडी वीडियो पड़ी पड़ी है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप देख लीजिए प्लीज। अब यहाँ पर बताने बैठेंगे तो काफी समय लगेगा ना। अच्छा, इसके पीछे दो नहीं लगाते, लेकिन क्यों नहीं लगाते ये बताओगे, क्यों नहीं लगाते ये बताओगे, क्यों नहीं लगाते हैं, अपवाद तो बहुत होते हैं लेकिन क्यों नहीं लगाते ये तो बताओ। जैसे कि अगर आप कोई सूत्र बनाते हैं, जब हम कोई सूत्र बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, जो हम रासायनिक जब सूत्र बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। ठीक है, आपने कहा आगे लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों है कि पीछे हम नहीं लगाएंगे, ऐसा क्यों है कि हम पीछे नहीं लगाएंगे, इसका कोई रीजन है, बताओ भैया। चलो भैया बताना इसका, ठीक है, रीजन की हम पीछे के बजाय हम आगे यहां पर क्यों लगाए, यहां पर संयोजकता के आधार पर लगाते हैं। देखो संयोजकता इसकी कितनी है, जिंक की संयोजकता कितनी होती है, जिंक की कितनी होती है संयोजकता, जिंक की संयोजकता कितनी होती है, दो होती है कि नहीं, देखो जिंक की संयोजकता कितनी है, क्लोरीन की एक, जिंक कितनी होती, दो होती है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन सल्फर एसिड निकालो, निकालो जल्दी से, कितनी होगी, दो ही तो होगी। तो जब इसके क्रॉस कराएंगे कैसे, ऐसे, तो क्या बनाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अगर आपको लगता है इसमें नहीं लगाते हैं तो प्लीज आप जो है इसका कोई रीजन बताइएगा, ऑथेंटिक कोई रीजन बताइएगा, हम जरूर फॉलो करेंगे, ठीक भाई। चलो नेक्स्ट देखो, इनकी क्रिया संक्षारक, कैसे, संक्षारक यानी कि जो मतलब कि खराब करने का काम करे, एक प्रकार से खराब करने की बात, ठीक है, खराब करने की बात करें, मतलब कि खराब करने की बात करें, संक्षारक का मतलब जो खराब करने की बात करें, एक प्रकार से प्रबल अम्ल वस्तुओं को जलाकर नष्ट कर देते हैं, क्या नष्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, क्या करेंगे, जब नष्ट कर देंगे, ठीक है, जब नष्ट कर देते हैं तो क्या होगा, जब हम नष्ट कर देंगे तो इसके लिए क्या, जैसे कि आपने देखा होगा जो प्रबल अम्ल होते हैं, तो आपने देखा होगा सुना होगा कि एसिड, सुना है ना कि किसी लड़की के ऊपर एसिड फेंक दिया गया, क्या एसिड फेंक दिया गया, सुने हो ना। तो जो एसिड फेंका गया तो मतलब क्या है इसका, यानी जलकर वो उसका चेहरा खराब हुआ, ठीक है, तो यही है क्या, संक्षारक क्रिया, ठीक है,
जो एसिड फेंक दिया जाता है, जिससे कि व्यक्ति जल जाता है, कोई वस्तु है, व्यक्ति है, कुछ भी जल जाता है, एसिड जहां पड़ जाएगा, कपड़े तक जल जाते हैं। ठीक है, तो यही है संक्षारक का। नेक्स्ट आता है क्षार। नेक्स्ट है क्षार। अगर क्षार की बात करें तो अर्हीनियस के अनुसार, किसके? अर्हीनियस के अनुसार क्या होता है? वे यौगिक जो जल में वियोजित होकर, वे यौगिक जो जल में वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल, कौन से, कौन सा? हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? क्षार कहते हैं, अर्हीनियस के अनुसार। ठीक है, वे यौगिक जो जल में वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस देते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, अगर जल में वियोजित होगा तो NaOH, क्या NaOH जो है जब ये वियोजित होगा क्या देगा? हाइड्रोक्सिल यानी OH आयन, जहां पर OH आयन माइनस वाला, ठीक है, ये आएगा, तब जाके समझ लेना ये हाइड्रोक्सिल आयन है, यानी कि ये क्षार होगा। ठीक है, तो जहां पर आपको एक्चुअली में ये दिख जाए, OH दिख जाए, OH दिख जाए, तो आप ध्यान रखना ये चांसेस के हैं इसके, इसके चांसेस किसके हैं? इसके चांसेस आपके हैं किसके होने के? हाइड्रोक्सिल आयन के। जैसे कि कैल्शियम, ये देखो यहाँ पर कैल्शियम में टूटा प्लस 2 हाइड्रोक्सिल आयन बन गए, 2 हाइड्रोक्सिल आयन बन गए हैं। नेक्स्ट, इसी प्रकार से जैसे कि हमने अम्ल में देखा था, उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर क्षार में भी, कि क्षार के प्रकार कौन से होते हैं। तो क्षार की जब प्रकार की बात आएगी, ध्यान रखिएगा, इसमें भी एक प्रबल होगा, एक दुर्बल होगा, एक प्रबल, एक दुर्बल। तो प्रबल की बात करेंगे तो पूर्णतः वियोजित होते हैं, जो प्रबल होते हैं वो पूर्णतः वियोजित होते हैं, जो दुर्बल होते हैं क्षारक वो पूर्णतः वियोजित नहीं होते, यानी पूर्णतः नहीं घुलते हैं एक प्रकार से। ठीक है, आयनित पूर्णतः नहीं होते हैं, ये कह सकते हो। तो इसमें याद रखना, प्रबल में अगर बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है? ये सभी प्रबल होते हैं। वहीं पर दुर्बल, दुर्बल की अगर बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो दुर्बल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी प्रबल में होता है, ये यहाँ पर गलती से लिख गया है, ठीक है, इसीलिए एरो मैंने यहाँ पर बना दिया है। नेक्स्ट है अम्ल की, सॉरी, क्षार की अम्लता। क्या? क्षार की अम्लता क्या होती है? तो क्षार की अम्लता देखेंगे, किसी क्षार के एक अणु में उपस्थित, एक अणु में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल आयन, यानी कि त्याग करने वाले आयन जो OH हैं, हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या उस क्षार की अम्लता कहलाती है। क्या कहलाती है? अम्लता। मान लो कि कोई क्षार है, कौन सा क्षार? कोई क्षार कौन सा है? मान लो ये OH क्षार है, ठीक है। अब इसमें कितने हाइड्रोक्सिल आयन टूट सकते हैं? इसमें कितने हाइड्रोक्सिल आयन टूट सकते हैं? मान लो कितने टूटा? एक टूटा, तो इसकी अम्लता क्या हुई? एक हो जाएगी। ठीक है, यही कहने का मतलब है कितने हाइड्रोक्सिल आयन है इस आयन से, इससे निकल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्षार की अम्लता की बात करेंगे तो क्षार का अणुभार बटे भार का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार, क्षार का अणुभार बटे क्या होता है? क्षार का तुल्यांकी भार होता है। नेक्स्ट देखो, क्षारों के समान गुण क्या होते हैं? क्षारों के समान गुण की अगर बात करेंगे तो ये जल में वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ठीक है, तो ये कैसे देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। नेक्स्ट है, ये स्वाद में तीखे होते हैं। कैसे? स्वाद में तीखे होते हैं। नेक्स्ट है, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्या? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? जो ये फिनोल्फ्थलीन, क्या है? फिनोल्फ्थलीन सूचक को गुलाबी कर देते हैं। ये जो सूचक होता है इसको गुलाबी कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? इसको एक बार में आपका शायद उसमें, ये जो है आपका उसमें पूछा गया था MCQ में, ये आपका MCQ में पूछा गया एक बार। ठीक है, फिनॉल फथलीन जो है ये सूचक जो है गुलाबी कर देता है, किसको? लाल लिटमस को गुलाबी कर देता है।
नेक्स्ट समझो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट की अगर बात करें भैया तो यहाँ पर है वे अम्लों और अम्लीय ऑक्साइडों को उदासीन कर लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। ठीक है। ये अम्लीय जो अम्ल होते हैं, ये अम्लों के साथ जब क्रिया करेंगे, यानी कि जो हमारे क्षार हैं जब अम्लों के साथ क्रिया करेंगे या अम्लीय ऑक्साइडों के साथ क्रिया करेंगे तो उदासीनीकरण, जो आपने अभिक्रिया पढ़ी है उदासीनीकरण, तो वही यही है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया यही है। कर लवण और जल बनाते हैं। जैसे कि अम्ल के साथ जब क्षार की क्रिया कराएंगे तो हमारा लवण बनेगा और जल बन जाएगा। सिंपल। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं उदासीनीकरण। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं उदासीनीकरण। नेक्स्ट देखो आता है लवण। भैया नेक्स्ट आया है हमारा छोटा सा टॉपिक लवण। लवण क्या होता है? लवण वे यौगिक हैं जो अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण क्रिया द्वारा बनते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले उदासीनीकरण के द्वारा क्या बनते हैं, आप कहोगे भैया लवण बनते हैं। कैसे बनते हैं? उदासीनीकरण के द्वारा बनते हैं। उदासीनीकरण में होता क्या है? तो अम्ल और क्षार के रिएक्शन कराया जाता है जिसके फलस्वरूप लवण बनते हैं। ठीक है। यहाँ पर दिख रहा भी होगा आपको, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग कि अम्ल प्लस क्षार की जब क्रिया कराएंगे एक साथ तो लवण प्लस जल बनते हैं। तो यहाँ पर इसके भी लिखे हैं सूत्र भी। अम्ल HCl है, क्षार आपका NaOH है और लवण जो आपका है NaCl है। ठीक है। और जल आपका H2O। ये आपके बने हैं और ये प्रक्रिया क्या है? उदासीनीकरण है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण। नेक्स्ट आता भैया नोट में, यहां पर ध्यान से देखिएगा। जो लवण होते हैं उनके दो भाग होते हैं। जो लवण होंगे हमारे उनके दो भाग होंगे। एक होता है प्लस वाला, एक माइनस वाला। यानी कि एक जो भाग है हमारा वो क्षार से आता है, एक जो भाग है वो हमारा अम्ल से आता है। आई बात समझ में? तो देखते कि आपका NaCl यहां पर बना था। क्या NaCl यहां पर बना था? अब देखते ये कहां कहां से आए हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ, जो NaCl है वो साधारण नमक का सूत्र है। देखो यहाँ पर क्या है? क्षार से प्राप्त जो सोडियम है ना, ये कहां से आया है? सोडियम किसके पास था? क्षार के पास। NaOH था। तो सोडियम कहां से आया है? क्षार के पास। इसे हम बोलेंगे क्षारीय मूलक। इसे हम बोलेंगे क्षारीय मूलक। ठीक है। उसके बाद आता है अम्ल से। Cl कहां से आया है? अम्ल से प्राप्त हुआ है। अम्ल कहां था? ये देखो HCl। HCl यानी कि अम्ल यहां से आया है। तो Cl माइनस कहां से आया? अम्ल से। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? अम्लीय मूलक बोलेंगे। क्या? अम्लीय मूलक। ठीक है। आप ये भी कह सकते हो अम्लीय मूलक पर माइनस चार्ज होता है और क्षारीय मूलक पर पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट देखते हैं भैया, बहुत ही सिंपल तरीके से आसान शब्दों में सब कुछ आपको बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, जो हमारे लवण होते हैं, लवणों के एक बार 4 नंबर में पूछा था कि लवणों का वर्गीकरण करो। ठीक है। तो वहां पर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है इन चीजों को समझना अच्छी तरीके से। ठीक है। तो लवण जो होते हैं वो हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो लवण आता है जिसे हम कहते हैं समान लवण। कौन सा लवण? सामान्य लवण के नाम से जाना जाता है। इनमें H+ या OH- आयन नहीं होते हैं। ऐसे लवण जिनमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन नहीं पाए जाएं उन्हें हम बोलेंगे समान लवण। क्या बोलेंगे? समान लवण। ओके। जैसे NaCl, आपने देखा जो NaCl है, क्या इसके अंदर आपको हाइड्रोजन आयन दिख रहा है? कहीं पर आपको हाइड्रोजन आयन नहीं दिख रहा है और ना ही आपको कहीं पर इसमें OH आयन दिख रहा है। जब आपको आपका जो लवण है उसका जो सूत्र है उसमें हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन इनमें से कोई भी एक ना दिखे, यानी कि उसका मतलब है वो सामान्य लवण होगा। इतनी सिंपल लाइन है। अब इसी को आराम से तुम इसको मतलब कि जोड़ जाड़ के बड़ा बना सकते हो। बाकी याद करने के लिए जरूरी नहीं है आप बड़ा लिखें। वहां याद करने के लिए आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो और जब लिखने बैठो तो उसमें अपना सेंटेंस बना लो। ठीक है। आ गई बात समझ में? चलो अब देखो यहाँ पर, अब ये बनते कैसे हैं समान लवण? जो समान लवण होते हैं जैसे कि ये क्या है? अम्ल है और प्लस क्षार के साथ जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? KCl। जो KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड जो बनेगा ये प्लस H2O बनेगा। प्लस H2O जो पोटेशियम क्लोराइड बना है क्या है? यह एक प्रकार का लवण है।
क्या है, लवण है। नेक्स्ट देखो अम्लीय लवण। जो अम्लीय लवण होते हैं इनमें H प्लस आयन होते हैं। जो अम्लीय लवण होंगे उनमें H प्लस आयन प्रेजेंट होंगे, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइसल्फेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये क्या है, ये सभी क्या है इसमें, इनमें अगर ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। कैसे, H2SO4, यहाँ पे देखो ये, यहाँ पर भी ये है, ये भी ये है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है। जहां पर प्रेजेंट है यानी वो अम्लीय है। जैसे कि बनते कैसे हैं, जैसे H2SO4 प्लस NaOH की क्रिया कराई जाए तो यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम बाइसल्फेट बन जाएगा प्लस जल बन जाएगा। तो ये क्या बना है, ये हमारा एक अम्लीय लवण बना है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित है, इसमें उपस्थित है इसीलिए। नेक्स्ट देखो क्षारीय लवण। जब बात आती है क्षारीय लवण की तो इनके अंदर ध्यान रखना हमेशा OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन जो है प्रेजेंट होगा, तो उन्हें हम कहेंगे क्षारीय लवण। क्षारीय लवण का मतलब है ऐसे लवण जिनमें OH माइनस आयन प्रेजेंट हो, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हो, जैसे कि मैग्नीशियम, ये देखो मैग्नीशियम है, OH है, क्लोरीन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, द्विक लवण। क्या है, द्विक लवण है। तो द्विक लवण में देखना क्या है, इनमें दो समान लवण, क्या है, दो समान लवण एक निश्चित अनुपात में होते हैं। कैसे, एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जो द्विक लवण होता है इन, ठीक है, इनमें क्या होते हैं, एक निश्चित अनुपात में। द्विक लवण का मतलब है जहां पर एक निश्चित अनुपात में कोई चीज मिलाई जाए, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं द्विक लवण। इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आपका है फिटकरी या पोटास एलम। क्या है, फिटकरी या पोटास एलम। फिटकरी या पोटास एलम क्या है, यह एक प्रकार का द्विक लवण है, क्योंकि इसमें एक निश्चित अनुपात में चीजें मिलाई जाती है, जैसे कि पोटेशियम है, सल्फेट है, एल्युमिनियम है। यानी एक तो ये हिस्सा पूरा, ये देखो, एक ये लवण है और एक लवण ये है। इन दोनों लवड़ों के मिलकर क्या बना है, ये फिटकरी बनी है। तो जब दो लवड़ मिलकर एक जो है बना देते हैं उनको हम बोलते हैं द्विग लवण, ठीक है। इसमें फिटकरी भी है या पोटासेलम दोनों है। इसको मतलब पोटासेलम को ही हम बोलते हैं फिटकरी। चलो, ठीक है। संकर लवण, अब बात आती संकर लवण को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हमने पहले एक बार संकर लवण के बारे में आपको बताया भी था। संकर लवण के बारे में मैंने आपको एक बार पहले भी बता चुका हूं आपको। संकर लवण के बारे में कहां पर बताया है, आप लोग कमेंट करके बताओ। संकर लवण के बारे में आपको मैंने एक बार पहले भी बताया है, वो कब बताया है जल्दी से बताओ, अगर आपको याद हो थोड़ा सा संकर लवण के बारे में। हमने कहां पर बताया आपको संकर लवण के बारे में थोड़ा सा। हाँ योगेश जी, हाँ पोटेशियम की बताओ संयोजकता कितनी होती है। योगेश जी आप पोटेशियम की संयोजकता बताएं प्लीज। योगेश जी आप पोटेशियम की संयोजकता बताएं। सबसे पहले आप पोटेशियम की संयोजकता बताएं योगेश जी। और भी कोई बच्चा बताए, और भी कोई बच्चा ऐसा है जो जानता है पोटेशियम की संयोजकता क्या होती है। पोटेशियम की संयोजकता क्या होती है प्लीज बताएं। पोटेशियम की संयोजकता कितनी होती है। कोई है ऐसा बच्चा जो पोटेशियम की संयोजकता बता सकता है कोई ऐसा। पक्का कंफर्म हो शिवांशु, शिवांश द्विवेदी जी बिल्कुल कंफर्म हो आप। दासुनील कंफर्म हो, सुधांशु कुशवाहा कंफर्म हो, योगेश जी
आप ध्यान से देखें, जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं कि पोटेशियम की जो संयोजकता होती है वो 1 होती है, और आप कह रहे हो सर कि यहाँ पर केसीएल में 2 लगाइए, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है? योग ये स्पेशली उस बच्चे के लिए है। देखो योगेश जी, आपने बताया है कि सर केसीएल जो मैंने लिखा है इसमें यहाँ पर 2 लगाना चाहिए मुझे, ठीक है? तो अगर आप ध्यान से देखें ऐसे होता है ना, बनेगा। तो क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है और पोटेशियम की भी 1 होती है। अगर इससे का इससे गुणा करेंगे, ऐसे बनाएंगे, क्या बनेगा? केसीएल बनेगा, ठीक है? बनेगा? बताओ ये केसीएल बनेगा कि नहीं बनेगा? बाकी बच्चे बताओ प्लीज, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो योगेश जी आप खुद बताइए कि हम यहाँ पर 2 कैसे लगा दें। तो बताइए योगेश जी, हम यहाँ पर 2 कैसे लगा दें? यहाँ पर हम 2 कैसे लगाएं? कहाँ से लेकर आए 2? योगेश जी ठीक है, शायद भूल गए होंगे आप, लेकिन कभी कभी हो जाती हैं गलतियां, हमसे भी होती हैं, लेकिन आप तो पीछे ही पड़ जाते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट जरूर नहीं है, ठीक है, बट एग्रीकल्चर से हम बीएससी किया, लेकिन हम भी केमिस्ट्री अपने जो बीएससी में भी पढ़े हैं, उस दौरान भी केमिस्ट्री पढ़े हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि अपनी बायोलॉजी की जो क्लास है, मतलब कि केमिस्ट्री क्लास है, कोई बहुत हाई लेवल की केमिस्ट्री इसमें है, बहुत बेसिक है, 10th लेवल का है सब कुछ, ठीक है, सब कुछ 10th ही लेवल का है बस। चलो ओके, कोई बात नहीं। अच्छा ऐसा कोई है बता सकता है केसीएल का दूसरा नाम क्या है? केसीएल जो है इसका दूसरा नाम क्या है? केसीएल का दूसरा नाम क्या है? केसीएल का दूसरा नाम क्या है, कोई बताएगा? योगेश जी, केसीएल का दूसरा नाम, केसीएल का दूसरा नाम क्या है? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से, केसीएल का दूसरा नाम क्या है? एक खाद का नाम है, एक खाद को बोलते हैं, जल्दी से बताओ, केसीएल का नाम है, एक खाद का नाम है, जल्दी से बताओ, एक खाद का नाम है, क्या नाम उसका? योगेश जी गलत है ये, एक खाद का नाम है, जल्दी से बताओ। केसीएल जो है एक खाद का रासायनिक सूत्र मान सकते हो एक प्रकार से, उस खाद का नाम बताओ जल्दी से, आमतौर पर जो प्रचलित है। चलो बताना याद करके। पोटेशियम क्लोराइड, ये तो चलो ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड तो उसका नाम ही है, इसमें क्या है अंतर? इसमें कोई अंतर ही नहीं है उसका, बस तुमने रासायनिक सूत्र लिखा है, उसको तुमने बोल दिया पोटेशियम क्लोराइड। कुछ अलग बताओ ना, अलग हटके, हटके अलग नाम है, प्रचलित नाम है, क्या है? प्रचलित है, तो सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं, आप लोग भी बोलते हो, आप लोग भी बोलते हो। चलो कोई ना कोई सोच के बताएगा तब तक, ठीक है। यूरिया, भैया यूरिया नहीं बोलते यार, यूरिया का सूत्र दूसरा होता है, ठीक है। चलो बताना, ना तो लास्ट में हम बताएंगे। और सर्च कोई नहीं करना, गूगल कोई नहीं करना, ठीक है, कोई गूगल नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, एम के, वेरी गुड, एम के वेरी गुड, शायद इसका नाम है मनवीर, आई थिंक, वेरी गुड। म्यूरेट ऑफ पोटास बोलते क्या? एमओपी बोलते, क्या बोलते हैं? एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास, क्या बोलते हैं? म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न जो है हमारे टाइम पे आया था कि जो है म्यूरेट ऑफ पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये केसीएल, यूपी कैडर में मेरे टाइम पे आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल। तो एमओपी जो होता है म्यूरेट ऑफ पोटास, इसी का जो रासायनिक सूत्र होता है पोटेशियम क्लोराइड के साथ, तो किया। चलो ठीक है। अब देखो संकर लवण, जो संकर लवण है इनमें संकर आयन पाए जाते हैं। तो संकर आयन का मतलब है कि ऐसा कुछ होता है कि इनमें यहाँ पर आयन जो उसकी संयोजकता होती है, वो संयोजकता ही चेंज हो जाती है पूरे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये K4FeCN6 एक आपका संकर लवण है। अब ये कैसे संकर लवण का अर्थ समझो, यहाँ पर अर्थ का मतलब ये है कि जैसे ये है, भैया यहाँ पर ये ब्रेक डाउन हुआ, ये क्या हुआ,
ये पोटेशियम अलग हो गया, इसकी संयोजकता एक आ गई 4 आ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आयरन की संयोजकता होनी चाहिए थी, आयरन आयरन में 2 होती हैं, एक फेरस होता है, एक फेरिक। फेरस की 2 होती है, फेरिक की 3 होती हैं, ठीक है। तो इसकी अलग होनी चाहिए थी, कार्बन की 4 होती, अलग होनी चाहिए, नाइट्रोजन की 3 अलग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर इस पूरे की, यानी कि इस पूरा जो इसका लवण है, इस पूरे की ही एक अलग संयोजकता बन गई, -4। तो यहां पर जब जिस लवण का एक अलग ही आयन बन जाए, यानी संकर आयन बन जाए, तो उसी को बोलते हैं संकर लवण, इसी को बोलते हैं संकर लवण। आगे बात समझ में, यहां पर इनकी कोई वास्तविक जो इनकी होती है संयोजकता, वो खत्म है। ये जिसके साथ जुड़े हैं पूरा लवण जो है, उसकी ही अलग संयोजकता चल रही है, इसी को बोलते हैं संकर लवण। आगे बात समझे, तो यहाँ पर डायरेक्ट एक लाइन का क्वेश्चन है आपका कि इनमें संकर आयन पाए जाएं, और संकर आयन है क्या, वो आप समझ चुके हो यहाँ पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट होता है और अंतिम होता है भैया मिश्रित लवण। कौन सा? मिश्रित लवण। क्या है? मिश्रित लवण है। तो इनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन और ऋणायन होते हैं। ऐसे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन और ऋणायन पाए जाएं, मतलब कि एक ही प्रकार के नहीं, बहुत सारे धनायन और ऋणायन पाए जाएं। जैसे यहाँ पर सोडियम प्लस का है और पोटेशियम प्लस का है, यहाँ पर सल्फेट माइनस का है, तो एक ही, मतलब इसमें एक ही है, एक ही प्रकार में एक से अधिक धनायन भी हैं और ऋणायन भी हैं, ठीक है। धनायन भी हैं और ऋणायन भी हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे? इनको मिश्रित बोलते हैं। क्या? मिश्रित कहेंगे ऐसे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन पाए जाए, उसको हम मिश्रित लवण कहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो यहां पर, देखो संकर लवण का मतलब यह है कि ऐसे लवण जब जाके उनका अगर ब्रेकडाउन हो रहा है, यहां पर जब ये ब्रेकडाउन हुए, अलग हुए, तो इनका एक जो है अलग, एक जो समूह है, वही उसका समूह का जो है एक अलग जो आयन बन जाता है। यानी कि इसकी वास्तविक जो इसकी संयोजकता होनी चाहिए थी, संयोजकता इसकी कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए थी, ठीक है। इसकी 4 होनी चाहिए थी, नाइट्रोजन की 3 होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर नहीं है। यहां पर इन सभी को जो है अलग बन गया फेरसाइनाइड के, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई साहब कि जो हमारा, जैसे कि ये कोई है हमारा K4FeCN का होल ट्वाइस ये, ठीक है। अब यहां पर हो क्या रहा है, जब ये वियोजित हुआ, जब ये वियोजित हो रहा है इस प्रकार से ऐसे, तब ये किसमें टूट रहा है? तो 4K+ में, ठीक है, इसमें टूट गया। दूसरा जो है, अब यहां पर ये अलग नहीं होंगे, ये एक साथ के साथ आ जाएंगे ऐसे ऐसे, और ये जो है क्या बना लेंगे, ये जो है अपने आप में ही इनका अलग जो है क्या बन जाएगा? आयन बन जाएंगे, इनकी अलग संयोजकता बन जाएगी। इन सबकी संयोजकता, यानी ये संयोजकता किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इन सबको रिप्रेजेंट करने लगती है। इनकी अपनी खुद की संयोजकता खत्म हो जाती है, इसी को बोलते हैं संकर आयन। क्या? संकर आयन, यानी कि संकर यानी कि कई सारे आयन मिलकर यहाँ पर, मतलब कि इसकी संयोजकता 2 3 ऐसे मिलकर अलग अलग होकर एक दूसरी बन जाए, इसीलिए संकर बोलते। क्या? संकर। भाई इसकी अलग है, इसकी अलग है, यानी कि इनके सबको मिलाकर एक तीसरा बन गया कोई, ठीक है, इसी को बोलते हैं संकर, इसी को बोलेंगे संकर आयन, ठीक है। आगे समझ में, जल्दी से बताओ, इतनी चीज समझ में आई आपको? सर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें? भैया बोर्ड एग्जाम की तैयारी की बात करें तो भैया आपको कई बार बता चुके हैं, जो भी आपको नोट्स मिल गए, नोट्स तैयार रखो, और तैयार रखो, एकदम तैयार रखो, बस वो आपके दिलो दिमाग में याद होने चाहिए। बस अगर आप विश्वास हमारे ऊपर करते हो, तो जितने आपको नोट्स दिए हैं इनको चाट जाओ एकदम से, ठीक है। आप एकदम से इनको चाट जाओ, बेहतर तरीके से नोट्स तैयार कर लो, याद कर डालो। इसके बाद जितना आपको लगे कि हमें कम लग रहा है, जो भी आपको मिले उससे पढ़ने लगो। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जब तक आप खुद से याद नहीं करोगे। अगर मान लो कि हम यहाँ पर पढ़ाएं, आप नोट्स भी बना लिया, उसके बाद किसी दूसरे की वीडियो लग गई आपको, उसका देखने लगे आराम से, तो देखने से भला नहीं होगा। किसी एक को फॉलो करो, उसका नोट्स बनाओ, उसको याद करो, तो इससे फायदा होगा आपको। सिर्फ वीडियो देखने से भला नहीं होने वाला है।
ठीक है। अगर कोई इस सहयोग बैच में बिहार से हो, बिहार बोर्ड से, प्लीज बताएगा मुझे, मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर लेगा। अगर कोई यहाँ पर बिहार बोर्ड का हो बच्चा, प्लीज मुझे हमें व्हाट्सअप कर लेना। ठीक है, तुमसे थोड़ी सी बात करनी है बिहार के बारे में। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच सभी का।